चलिए, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, हमारा जो बेसिकली टॉपिक चल रहा था वो बेसिकली चल रहा था रो फैक्टर का। रो फैक्टर का कुछ ऐसा था कि मैंने आपको समझाया था कि मतलब आप इस तरीके से बेसिकली याद कराया था बेसिकली आपको एक पॉइंट कि अगर रो की वैल्यू बहुत पॉजिटिव में होती है या बहुत नेगेटिव में होती है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ सवालों के थ्रू आप देखिए ना तो सब्स्टिट्यूएंट का जो इफेक्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है याद ना करना पड़े आपको इन एग्जांपल्स को करने के बाद। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट। सो अपना माइक बंद कर रखिएगा बेटा आप लोग। सो ये मैंने आपको ब्रीफ कर रखा है कि जिन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं उनको इस वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। ठीक है, के एक्स का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूएंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एच का मतलब हो गया कि जो रेफरेंस है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो और इधर जो है आपको पता है कि सिग्मा वैल्यू होती है, सिग्मा 0 होता है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट पे। इधर आपका पॉजिटिव होता है विड्रॉइंग के लिए, इधर डोनेटिंग होता है। जो सिग्मा की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है जब आप करते हो विड्रॉइंग के लिए, डोनेटिंग होती है कि डोनेटिंग के लिए माइनस होता है। बिल्कुल, बट इन चीजों को भी बिल्कुल परफेक्टली याद मत करिए। आपको पता है कि यहाँ सिग्मा की का क्या मतलब है। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट कि रेट बढ़ जाता है रेट घट जाता है, वो सब सारी चीजें याद मत करिए आप उसको। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए थोड़ा सा, एक 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 थोड़ा सा आप कंपैरिजन समझिए थोड़ा सा, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। वो एक बार मैं आपको आपके सामने बता देता हूँ, एक बार आप उसको देख लीजिए। ये एक बेसिकली समराइजेशन है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। ये एक है बेसिकली, ये रो की वैल्यू है बेसिकली कि रो अगर एक से बड़ा है, 0 से 1 के बीच में है, या रो 0 है या रो आपका 1 0 से कम है, ये ऐसा रिएक्शन होगा आपका। ये मैंने आपको बता दिया, ऐसा प्लॉट मिलेगा आपको। ये बेसिकली प्लॉट यहाँ दिखाया गया है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। या ध्यान रखिएगा, इस एक्सिस पे जो रिस्ट्रिक्शन की स्टडी कर रहे हैं आप उसको आपको लेना है, और इस पे जो है आपको सिग्मा वैल्यू लेनी है, और दोनों को जब आप प्लॉट करोगे यानी कि लॉग के एक्स अपॉन के एच, है ना, इसको जब प्लॉट करोगे आप तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका सिग्मा वैल्यू के। इसको हटा दोगे तो आपका रो वैल्यू आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, रो सिग्मा। तो ये रो जो है वो ये स्लोप को इंडिकेट करता है कि स्लोप कैसा है, स्लोप ज्यादा होगा या स्लोप कम होगा। ठीक है, सब मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। समराइजेशन दिखाया गया है यहाँ पर कि कब रो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और कब रो वैल्यू बहुत कम होगी, सेंसिटिविटी के हिसाब से बताया। वैसे मैंने आपको बताया है चीज, अगर रो की वैल्यू 1 से बड़ी है इसका मतलब रिएक्शन जो है वो मोर सेंसिटिव है बेंजोइक एसिड। यहाँ पे बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेंजोइक एसिड ही लेना है आपको रेफरेंस, अब बेंजोइक एसिड के अलावा कोई भी सबस्ट्रेट ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर जो भी आपने रेफरेंस रिएक्शन लिया है, अगर उसके रेस्पेक्ट में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है तो रो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 0 से 1 के बीच में अगर आएगी इसका मतलब है कि रिएक्शन सेंसिटिव नहीं है, बेंजोइक एसिड के कम से ज्यादा सेंसिटिव नहीं। जितना बेंजोइक एसिड के लिए जो है सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पड़ता है, उतना ही जो है आपका जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है उस रिएक्शन के लिए भी पड़ रहा है। तो ये जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। अच्छा, रो की वैल्यू यहाँ इंटरमीडिएट जो है निगेटिवली चार्ज है, वो मैंने आप लोगों को बताया था पहला, ये चीज मैंने आपको बताई थी, बट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर रो की वैल्यू 0 है अगर, तो मतलब रिएक्शन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और अगर 0 से छोटी है इसका मतलब इंटरमीडिएट पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब निगेटिव में वैल्यू है। अगर उसकी अगर निगेटिव में वैल्यू है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये स्लोप है इसका बेसिकली, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये निगेटिव स्लोप है। तो ये तो हो गया कि अगर मैं रो वैल्यू को समराइज करता हूं, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इसको थोड़ा सा आप समराइज कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लीजिए कि अगर 0 से 1 से बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है एरोमेटिक रिंग को, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट उसको। ये मतलब है कि जो रिएक्शन सेंटर है उस पर सब्स्टिट्यूएंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ये मतलब है इसका, अगर बहुत बड़ा है तो।
बट अगर 0 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब बहुत कम सेंसिटिविटी है, जो रिएक्शन सेंटर है उस पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है। बाकी इंटरनेट इसका अगर रो की वैल्यू आपको भी पता है प्लस में होती है, इसका मतलब निगेटिवली चार्ज है, 0 है नो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, 0 से छोटा है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, ये एक चीज है, इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चे मुझे बताइए आपने नोट कर लिया? पिछली क्लास में आपने इसको पढ़ा था तो आपको समझ में आ गई बात की नहीं है? मैं आगे बढ़ूँ फिर मैं कुछ सवाल आपको कराता हूँ, कुछ चीजें छोटी छोटी और बची हैं वो बताता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पिछली क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया था, अभी मैं आज बताऊंगा आपको। ये समझ में आ गया आपको? रो की वैल्यू बहुत ज्यादा है 1 से तो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, 1 से बहुत कम है निगेटिव में तो भी सेंसिटिव है ना? ठीक है भाई, जो पिछली क्लास में देखिए एक होता है ना एक कंटिन्यूटी क्लास, वो बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप कभी भी किसी भी समय आ गए आप सोचे कि लाइव क्लास में आपको समझ में आएगा, लाइव क्लास में समझ में आएगा पिछला वाला वीडियो पढ़ा होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा एग्जांपल दिखाया गया है, एक चीज मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ इसको, थोड़ी आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगी बात। तो एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, मैं एक बात को करना भाई, अपना माइक बंद करके रखिए आप लोग। ठीक है। एक रिएक्शन देखिए आपके सामने, एक रिएक्शन दिखाई गई है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए इसको, आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ये आप ना एक काम करिए, इसको आप बस नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी दो तरफ से है, वो दोनों मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी थोड़ी सी। मैंने वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ठीक है, मैं दोबारा इसको बनाऊंगा, आप रिएक्शन नोट कर लो खाली, वैसे मैं खुद भी रिएक्शन नोट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ एक्स, तो मैं अब आपको ना सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बताने वाला हूँ। Cl, इसमें मैंने लगा दिया एक्स, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट बन रहा है। जो चीजें हो रही हैं वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। रो वैल्यू आप लोग लिख सकते हो बट मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे प्रोडक्ट आपको बताना है, मैकेनिज्म आपको बतानी है। ओके परफेक्ट। यहाँ देखिए आपके पास ये रिएक्शन है, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास, हमें ये स्टडी करना है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो सकती है या क्या पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर हो सकता है। तो मान लीजिए अगर इसकी मैकेनिज्म जो है वो देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन है, Cl को हटा करके OH लगाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि Cl को हटा कर अगर आप OH लगाएंगे तो दो तरह की मैकेनिज्म हो सकती है। हो सकता है कि इसका कार्बोकेटाइन बने पहले ऐसे, एंड ये आपका एक्चुअल क्या करे यहाँ पर कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व करे, इस तरह से मैं बताता हूँ, इस तरह से ऐसे बनाए कार्बोकेटाइन बनाए, एक्स ले लीजिए यहाँ पे, या हो सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनाए। दो तरह की मैकेनिज्म हो सकती है, या तो कंसर्टेड मैकेनिज्म हो और आपका इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बने, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक इस तरह से। एक मिनट रुकिए, थोड़ा बनाने में अच्छा लगे देखने में। तो यहां पर आपका हो सकता है कि इस तरह से हो कि बॉन्ड इधर से ब्रेक हो रहा है हमारा Cl, इधर से आपका बॉन्ड बन रहा है वाटर के साथ बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर के साथ बनेगा तो ये इस तरह से पॉजिटिव है ना? और बाकी आर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका बाकी तो एक्स सही है। ठीक, इसको बना लें ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका कार्बोकेटाइन है। तो मैं क्या कह रहा कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल है, ये आपके पास रिएक्शन है, इसमें आपके पास बेंजीन रिंग पर अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, एक क्लोराइड लगा हुआ है, और यहाँ इसके पैरा पर एक्स यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैं कहूं कि इसमें वाटर लगाया जा रहा है और Cl को हटा के OH लगाया जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl को हटा करके OH आ रहा है। तो दो तरह से हो सकता है, या तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के निकल जाए और पहले बना ले कार्बोकेटाइन, फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका
एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिज्म कैसा है, SN1 है। यहाँ पर मैकेनिज्म कैसा है, SN1 है। मतलब कि पहले क्या हो रहा है आपका जो है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। एक मैकेनिज्म ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो, न्यूक्लियोफाइल क्या हो, अटैक करे इधर से वाटर और Cl को निकाले। तो ये कह सकते हैं आप इस तरह से, एक बन सकती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन सकती है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कैसा सब्स्टिट्यूएंट आप लेंगे जो रेट को इंक्रीज करे इस मैकेनिज्म के, चाहे SN1 हो चाहे SN2 है, तो कौन सा आपका सबस्ट्रेट आपके हिसाब से मैकेनिज्म को इंक्रीज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप या फिर विड्राइंग ग्रुप? बताइए मुझे। अगर मैं विड्राइंग ग्रुप लूंगा तो वो रेट बढ़ाएगा या फिर डोनेटिंग बढ़ाएगा? कैसा सब्स्टिट्यूएंट रेट बढ़ाएगा, डोनेटिंग बढ़ाएगा या फिर विड्राइंग बढ़ाएगा? तो आप कहोगे कि विड्राइंग यहाँ पर घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहा है। आपको भी पता है ट्रांजिशन स्टेट में भी क्या है, कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लूंगा तो हमारा रेट बढ़ेगा, और विड्राइंग लूंगा तो रेट कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूं या मैं यहाँ पर बेसिकली ग्राफ की बात करूं, तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि जहां पर एक्चुअल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी रो वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसमें SN2 है, जहां जहां एक्चुअल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है बल्कि एक तरह से आपका कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर था जहां Cl था, तो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, ज्यादा चार्ज नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन ट्रू कार्बोकेटाइन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे Me और H लगा हुआ है, तो बिना Me के क्या मैकेनिज्म में रो वैल्यू आ रही है, और जब Me लगा दिया तो क्या आ रही है। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हो सकता है कि कार्बोकेटाइन के थ्रू जाए, एक हो सकता है कि हमारा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाए। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, दोनों को मैं मिटा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाया है, आपको जो रिएक्शन बनाया है उसको थोड़ा देखिए। यहाँ पर रो वैल्यू क्या है इसके, यहाँ पे ये है हमारा। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, Cl है, जब Me लगाया हुआ है तो आपको भी पता है कि Me डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी रो वैल्यू देखिए -4.48 है, और H लगाया हुआ है तो इसकी रो है -1.31। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने इस रिएक्शन का रो कैलकुलेट किया Me के हिसाब से, तो मुझे पता चला कि इसका स्लोप माइनस में है। माइनस में स्लोप होने का मतलब आपको भी पता है कि डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रेट को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं अगर इसका प्लॉट बनाता हूं, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से है ग्रुप, ऐसे है मेरे पास। यहाँ पर क्या है, इसका पहले बात स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव ऐसे करेगा, ऐसे होगा स्लोप नेगेटिव, इसका नेगेटिव स्लोप है। हमारे पास ये रेफरेंस रिएक्शन है लॉग के, हम यहाँ पे Me कर लेते हैं बटे KH, और यहाँ पर हमारा सिग्मा वैल्यू है, सिग्मा है बराबर 0 है हाइड्रोजन के लिए, मान लीजिए यहाँ कहीं पर आता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं बात करूं किसकी, H की, तो आप देख रहे हैं H के लिए क्या है, रो वैल्यू माइनस में 1.31 है, और इसके लिए देख रहे हैं आप तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि -1.48 है। जैसे मैं अगर मैं इसको करूं तो इसका स्लोप थोड़ा कम कर दीजिए, ऐसे इसको थोड़ा सा और खड़ा कर दीजिए, इस तरह से, ऐसे, और ये स्लोप है इसका, है ना, इस तरह से, और इसको आप इस तरह से कर दीजिए कि थोड़ा सा कम कर दिया हल्का सा, यूं ऐसे कर दीजिए हल्का सा। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन का ये है, सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन का है, ठीक, और ये वाला जो है हमारा, ये किसके लिए है, ये Me के लिए है। तो मैं कहूं कि हमारे पास जब हमने क्या किया, जो है Me लिया, तो Me ने क्या किया, रेट को इंक्रीज कर दिया। डोनेटिंग इधर आता है, आपको भी पता है, विड्राइंग इधर आता है। अब देखो डोनेटिंग के हिसाब से रेट बढ़ रहा है, देखो डोनेटिंग के हिसाब से रेट इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा H का है और ये Me का है, तो इसका मतलब जब डोनेटिंग हुआ, तो अगर इसको ऐसे देखो यूं, तो डोनेटिंग इस जोन में इधर आता है, इसका मतलब रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप ये कह सकते हो यहां पर ध्यान से कि जब H था तो इसकी स्लोप नेगेटिव था, और जब हमने जो है वो इसमें मैकेनिज्म कराई, सब्स्टिट्यूएंट लगाया, तो इसमें -4.48 है। आप देख रहे हैं कि बड़ा जंप हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, इसकी जो रो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। और ये आपको भी पता है कि अगर कार्बोकेटाइन के थ्रू मैकेनिज्म जाएगी तो रो वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आएगा,
लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मैकेनिज्म जाएगी तो रो वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मैंने यही आपको बताया कि जो इसकी एक्चुअल रो वैल्यू है, जब बिना इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाया आपने एच के साथ लिया तो इसकी रो वैल्यू माइनस में है, -1.31। लेकिन जैसे ही आपने इसमें मिथाइल लगा करके मैकेनिज्म कराया, इसकी रो वैल्यू जंप कर गई, रो वैल्यू इसकी नेगेटिव में बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि यहाँ दो तरह के मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी है, एक ट्रू कार्बोकेटाइन के हिसाब से SN1 की पॉसिबिलिटी है, और एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास SN2 की पॉसिबिलिटी है। तो आपको भी पता है कि SN2 में तो ऐसा यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर कोई बहुत ट्रू कार्बोकेटाइन तो बना नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट ये है, और अगर मैं आपको इनिशियल सबस्ट्रेट में बताऊं तो इस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 R है, और यहाँ पर X लगा हुआ है। अगर मुझसे कोई कहे कि कार्बन और क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव में कार्बन पे पॉजिटिव है और क्लोरीन पे नेगेटिव है, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इसी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसकी रो वैल्यू क्या है, नेगेटिव में -1.31 है, यानी कि नेगेटिव है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी Cl की वजह से कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसकी रो वैल्यू क्या है, माइनस है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर मैकेनिज्म किया और Cl को हटा के OH लगाया, तो जो इसकी रो वैल्यू हो गई, वो रो वैल्यू हो गई सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से -4.48। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा जंप कर रही है, रो वैल्यू बहुत ज्यादा बदल रही है। और अगर रो वैल्यू बहुत ज्यादा बदल रही है, आपके पास दो पाथवे हैं, एक पाथवे में ट्रू कार्बोकेटाइन बन रहा है और एक पाथवे में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो आप खुद देखिए ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट में तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होने वाला एक इंटरमीडिएट है, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए बनता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ट्रू कार्बोकेटाइन बन रहा है। और अगर आपसे कोई कहे कि यार कंपेयर करो इस सबस्ट्रेट को इसके इस इंटरमीडिएट से, तो आप कहोगे कि देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, Cl है, लेकिन बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा है, और ये ट्रू पॉजिटिव चार्ज है। आपको भी पता है ट्रू पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये हुआ कि उसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी नेगेटिव में। और ये देखिए आप, ये रो वैल्यू इंडिकेट भी कर रही है कि इसकी जो जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा माइनस में बढ़ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये कौन सी मैकेनिज्म्स करेगा, क्या ये SN1 मैकेनिज्म देगा या फिर SN2 मैकेनिज्म देगा, तो आप इसके रो स्टडी से ये पता लगा सकते हो, इसकी रो स्टडी से ये पता लगा सकते हो कि चूंकि इसकी रो वैल्यू पहले माइनस में 1.31 थी और उसके बाद बहुत ज्यादा जंप कर गई, इसका मतलब ये, वो जंप करने का मतलब माइनस में जंप कर गई, मतलब कम हो गई बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगा यहाँ पर, ना कि SN2 मैकेनिज्म होगा। ये यहाँ पर आप इस हैमेट इक्वेशन से या इस हैमेट के रो फैक्टर से आप ये पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपकी कैसी होगी, SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। तो पेपर में कैसे सवाल आ सकता है, पेपर में सवाल ऐसा आ सकता है कि आपको ये रिएक्शन दे दे और इसमें Me और H के हिसाब से आपको रो वैल्यू दे दे, और आपसे पूछे कि आप बताओ कि प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रो वैल्यू कि इसकी मैकेनिज्म SN1 होगी या इसकी मैकेनिज्म SN2 होगी। तो आपको यहाँ पर इसके हिसाब से पता लगाना है कि चूंकि यहाँ कार्बोकेटाइन होता है SN1 में, और SN2 में आपको पता है कि भाई जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी Cl निकलेगा, इसका मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और आप स्टार्टिंग में देखो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ट्रांजिशन स्टेट में भी ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसा ही कैरेक्टर है। और लेकिन जब आप SN1 करते हो तो ट्रू कार्बोकेटाइन बन जा रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जहां पर रो वैल्यू स्टार्टिंग में -1.31 थी और मिथाइल लगाने पर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा कम हो गई माइनस में, या माइनस में इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जितना कार्बोकेटाइन पर मिथाइल का इफेक्ट पड़ेगा उतना ट्रांजिशन स्टेट पर मिथाइल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रो वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ही इन्वॉल्व होगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगा। इसका मतलब मैकेनिज्म कैसी होगी, SN1। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? बताइए, मुझे कंफर्म करिए मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूं। ये चीज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटी का जोन ये है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस H का जोन है। मैं कह रहा हूँ कि H का क्या है, यहाँ पर ये रिएक्शन का पाथवे है, मतलब H का जो स्लोप है वो कम है नेगेटिव में, लेकिन देखो यहाँ पर H का स्लोप नेगेटिव में बढ़ गया। तो आप ये कह सकते हो कि मान लो H के केस में यहाँ पर क्या था, रेट कम था, जैसा ही आपने क्या किया इसमें मिथाइल लगाया, इसका रेट देखो ये बढ़ गया। तो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से रेट इंक्रीज हो रहा है। आप बताओ, मुझे समझ में आ गई मेरी बात? सर रो का वैल्यू पॉजिटिव से एक एग्जांपल करवा दीजिए। क्या? रो का वैल्यू से एक पॉजिटिव वैल्यू से एक एग्जांपल बता दीजिए सर। अरे भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बताओ समझ में आया या नहीं आया?
हाँ पहले इसको समझो, जितना बताऊं वो समझो। आपको एग्जांपल तो मैं दूंगा ही आपको, एग्जांपल एक थोड़े ना देना मुझे, बहुत देना है भाई। सबके समझ में आ गया मुझे, बताइए। आ गया सर, आ गया। बढ़िया बढ़िया, चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल के, इसमें आप ये नोट कर लीजिएगा कि ऐसे सवाल आ सकते हैं कि आपको ये पूछा जाए ये देख करके रो वैल्यू कि भाई इसमें SN1 की मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी है या फिर SN2 मैकेनिज्म होगा, ऐसा मतलब पूछ सकता है आपसे। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल है मेरे पास, पॉजिटिव के एग्जांपल लूंगा मैं, पहले इसको देखिए। अब अगला एग्जांपल देखिए, इसमें भी है, हाँ ये देखिए, इसको देखिए और बताइए इसमें SN1 होगा या SN2 है। इसकी ऑब्जर्व्ड रो वैल्यू है -5.09। बताइए इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, SN1 होगा या फिर SN2 होगा। SN1। क्लियर ना, समझ में आ गया ना, आ गया समझ में ना क्या क्या आपको करना है, कुछ नहीं करना। रो वैल्यू देखो, अगर रो वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव में है इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, और आपको पता है SN1 में ही बनता है कार्बोकेटाइन, खत्म, कुछ नहीं करना आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ये X लगा हुआ है, इस X को आप मिथाइल लोगे तो रेट बढ़ेगा, विड्रॉइंग लोगे तो रेट कम होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि मैकेनिज्म SN1 के थ्रू जा रही है, जो कि रो वैल्यू इंडिकेट कर रही है, रो वैल्यू इंडिकेट कर रही है। इसमें क्या है, जो मैकेनिज्म है वो SN1 के थ्रू जा रही है, ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है। इसको भी नोट कर लीजिए, रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए रो वैल्यू के साथ। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बना करके भी मैंने दिखाया है, SN1 भी है, SN1 भी दिखा दूंगा, इसमें है आगे। बट इसकी ऑब्जर्व्ड रो वैल्यू है, ये रो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जिसको आप बेसिकली ग्राफ प्लॉट करके निकालते हैं। तो इसलिए आपको दिया रहेगा, रो वैल्यू आपको दिया रहेगा, रो वैल्यू आपको निकालने के लिए नहीं पूछेगा, आपको केवल ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक, मैं भी कुछ आपके पेपर के भी सवाल लूंगा, गेट या नेट के सवाल भी लूंगा, बट यहाँ पर इन सब सवालों को देख लीजिए जो मैं लाया। ये क्लियर हो गया बेटा, नोट भी कर लेना भाई, सवाल भी नोट कर लेना। क्लियर भाई। अब हम अपना अगला देखते हैं, नेक्स्ट, इसको नोट कर लो। एक पॉजिटिव का भी एग्जांपल देखो, थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि कैन यू डिफरेंशिएट वेदर द मैकेनिज्म इज SN1 or mechanism is SN2. So you can differentiate only when there is a large difference between the rho factor between both these mechanisms. जैसे SN1 में कार्बोकेटाइन है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट, दोनों के रो वैल्यू में बहुत डिफरेंस होगा, तभी हम बता सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि हैमेड का एप्लीकेशन आप कहाँ पाओगे, कि हैमेड का कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी हैमेड के थ्रू आप सब्स्टिट्यूएंट लगा करके कहाँ पर बता सकते हो, तो जहां लार्ज डिफरेंस हो, दो मैकेनिज्म्स की रो वैल्यू के बीच में अगर लार्ज डिफरेंस होगा, तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पर सही होगी। यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है आपको, ये जो भी रिएक्शन दिया गया है उसके लिए। चलिए भाई, इसको मैं मिटा दूं आपके लिए, मिटाने के बाद हटा दूं। अब अगला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, रो वैल्यू ऑब्जर्व्ड है 2.23 प्लस में दिया गया है, 2.23 है प्लस में, रो वैल्यू क्या है 2.23 है प्लस में। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं दो आपको पाथवे दिया हूं, एक रिएक्शन का पाथवे ये है, मैकेनिज्म एक ये है, मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म भी बता देता हूं, फिर मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये मैकेनिज्म ए है मान लीजिए, ये दूसरी वाली मैकेनिज्म बी है। ये आपको जेरी मार्च में सवाल दिया गया है, ठीक, वहां से सवाल जेरी मार्च का है, ठीक है। तो दो तरह से हो सकता है, हमने यहाँ क्या किया है, OH माइनस लिया है, और हमारे पास ये एक एस्टर है COOMe, इस एस्टर की हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, बेस हाइड्रोलाइसिस, और इसको हम कार्बोक्सिलेट में चेंज कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें दो तरह के मैकेनिज्म पॉसिबल है, या तो यहां पर अटैक हो इस कार्बोनाइल सेंटर पर, और पहले क्या हो कि इसका बॉन्ड टूट जाए ऑक्सीजन की तरफ और O- बन जाए, और फिर क्या करे, O- वापस आए और वापस आकर क्या कर दे, COOH का फॉर्मेशन कर दे, और उसके बाद उन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और उससे बन जाए कार्बोक्सिलेट। तो एक तो मैकेनिज्म ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबल मैकेनिज्म ये हो सकती है कि ये OH- यहाँ इस कार्बोनाइल सेंटर पे ना अटैक करके इस मिथाइल पर अटैक कर दे और इस बॉन्ड को तोड़ दे, यानी एक तरह से SN2 मैकेनिज्म कर दे। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया,
कार्बोनाइल कार्बन पे, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था कार्बोनाइल ऑक्सीजन की वजह से। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। ये कैसा इंटरमीडिएट है, तीरी इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बोनाइल सेंटर पे लीविंग ग्रुप था और आपने कार्बोनाइल पर अटैक करके पहले ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लिया और फिर लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको एग्जाम में आपको ये एक रिएक्शन दे दे और दो मैकेनिज्म के पाथवे दे दे और आपसे पूछे कि रो वैल्यू दे दिया है आपको, इसकी ऑब्जर्व्ड रो वैल्यू 2.23 है, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप हैमेट इक्वेशन के बेस पे या हैमेट रिलेशन में हैमेट के रो फैक्टर के बेस पे क्या ये बता सकते हो आप कि यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की वजह से, ये सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट से आप जो है ये पता लगा सको कि इनमें से कौन सी मैकेनिज्म का पाथवे सही है और कौन सी मैकेनिज्म इसमें होनी चाहिए? क्या आप इन दोनों मैकेनिज्म्स के बीच में हैमेट रिलेशनशिप के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? ऐसा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकता है वो। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर जो है वो, पहले बात तो यहाँ पर देख लो, यहाँ 2.23 दिया है रो वैल्यू, तो आप यहाँ देख लो, इसका मतलब एनायन इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। तो देखो एनायन यहाँ इन्वॉल्व है, आप देख लो यहाँ भी एनायन इन्वॉल्व है, देखो, और यहाँ पर भी देख लो एनायन इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लो इसकी रो वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट जो है वो बिल्कुल तो नहीं कर सकते। बताइए भाई, और लोग बताइए भाई, सोनू जी क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे कारण बताइए इसका। और भी हो भाई कोई जो आंसर दे इसका, बताओ भाई बताओ, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों मैकेनिज्म्स को? मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल OH- है ना, ये बेस मतलब है OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अटैक कर रहा है इस कार्बोनाइल सेंटर पर, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर रिमूव कर रहा है लीविंग ग्रुप का। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका अटैक मैं मिथाइल पे करा के और उसके बाद ये बॉन्ड को तोड़ करके ये बना दूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन दोनों एस्टर हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म में जो है क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इस रो वैल्यू के हिसाब से, या कह सकता हूँ कि क्या सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से क्या इसमें फर्क पड़ेगा कुछ? बताइए भाई प्लीज टेल मी। नहीं कर सकते, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दूसरा एग्जांपल दूंगा पे ढेर हो जाओगे। दूसरा एग्जांपल दूंगा, अगर सही आंसर दो तो सही आंसर मुझे बताओ, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, ये बात सही है क्या? फिर ऐसी बात है तो एक एग्जांपल और लो और आंसर लो तो भाई। सब्स्टिट्यूएंट का फर्क पड़ेगा, श्रेयस करे सब्स्टिट्यूएंट का फर्क पड़ेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का फर्क पड़ेगा बेटा, तब तो हम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं रो देख के। बताओ फिर कौन सी मैकेनिज्म होनी चाहिए? अगर किसी एक पर रो की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और किसी एक की वजह से रो पर कम इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। देखिए सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसका आप ऐसा समझा करो, थोड़ा मेरी बात को समझो। यहां पर आप देखो ध्यान से, मैं कहता हूं मेरे पास एस्टर है, और जब मैंने इसमें OH- का अटैक कराया तो ये O- बना, यहाँ पर भी ये O- बना। आप बताओ, ये दोनों O-, इस वाले O- और इस वाले O- पर अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा कैसे पड़ सकता है किसी एक पे? बताओ। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन दूर है एक्चुअली। देखिए इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लेकिन दूर है, थोड़ा समझिए। इस पर भी O- पर ये जो X अपना इफेक्ट डाल रहा है वो इनडायरेक्टली डाल रहा है, दूर है थोड़ा इससे, और ये X पर भी क्या हो रहा है, ये दूर से इफेक्ट डाल रहा है। तो यह कह सकता हूं कि अगर मैं मान लीजिए X को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ले लूं, तो जितना ये इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इतना ही इस O- को स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब इस पे सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कैसा भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दो यहाँ पर, आपको हर जगह पर क्या होगा, सेम तरीके का ही क्या होगा, मतलब सेम तरीके का ही स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट से जो है वो इंटरमीडिएट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, अगर वो दोनों पे बराबर स्टेबलाइजेशन कर रहा है या दोनों पर बराबर डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, तो फिर हैमेट से आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ड्रॉबैक है हैमेट का। हैमेट तभी मैकेनिज्म्स को डिफरेंशिएट करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही है सब्स्टिट्यूएंट से किसी एक में, और किसी एक में जो उसका इन्वॉल्वमेंट है या इफेक्ट है वो कम पड़ रहा है।
तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हैमिल्ट के थ्रू आप इन दोनों मैकेनिज्म्स के पाथवे को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई रिएक्शन डिस्कवर करते हैं, कोई अननोन रिएक्शन हम खोजते हैं, तो जब उसकी मैकेनिज्म हम लिखते हैं तो उसकी मैकेनिज्म को हम हैमिल्ट रिलेशनशिप के थ्रू सब्स्टिट्यूएंट लगा करके प्रूव कर सकते हैं अगर उनके इंटरमीडिएट्स में एनायन या कैटायन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है उनके इंटरमीडिएट में या उनकी मैकेनिज्म में जो आप इन्वॉल्व कर रहे हो इंटरमीडिएट या सबस्ट्रेट, तो आप जो है ये बता सकते हो कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म का पाथवे जो है वो राइट होगा या सही। वजह से मैंने अभी आपको SN1 SN2 बताया कि आपने हैमिल्ट के बेस पे ये बताया कि इसकी मैकेनिज्म SN1 होगी SN2 नहीं होगी। चलिए, सो क्लियर हो गया आपको? देयर इज इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिंस दिस O- is almost equally stabilized with the electron withdrawing group similar to this O-, ये O- और ये वाला O- दोनों ही इक्वली स्टेबलाइज्ड होगा अगर आप इस तरह से मैकेनिज्म कराते हो। मतलब यहां पर आप इस तरह से हैमिल्ट इक्वेशन के थ्रू ये नहीं बता सकते कि ये वाली मैकेनिज्म सही है या ये वाली मैकेनिज्म सही है। आपको भी पता है ये वाली ऊपर वाली मैकेनिज्म सही होती है, नीचे वाली मैकेनिज्म सही नहीं होती है, लेकिन आप हैमिल्ट इक्वेशन के थ्रू इसको प्रूव नहीं कर सकते। फिर आपको आइसोटोपिक लेबलिंग करना पड़ेगा। आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट बाद में आएगा आपके लिए। ये बताइए क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया आपको? फिर मैं आगे बढ़ूं, अगला एग्जांपल लूं। यस सर। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। और लोग भी कंफर्म कर दो भाई, सब लोग यस लिख दिया करो भाई, अगर बोल ना सको तो यस लिख दो कम से कम। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है। एक बड़ा जबरदस्त बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें एक बड़ा बढ़िया सवाल है और फिर उस सवाल में मेरा आपसे जो है वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा बेसिकली। ये हो गया आपका, ये क्लिक कर लिया ना आपने? ठीक है, मैं अगला सवाल देखिए आपके लिए ला रहा हूं। ये सवाल है, इस सवाल को पहले नोट कर लीजिए थोड़ा सा। एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं खुद ही इसको नोट कर लेता हूं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बताना है मुझे। तो चलिए पहले मैं नोट कर लेता हूं, या फिर मैं एक बार इसको मिटा ही देता हूं। रो वैल्यू इसकी मैंने लिख दिया है खाली, ठीक है। मैं इसमें इस रिएक्शन को ले रहा हूं, ये बड़ा बढ़िया रिएक्शन है। मैं क्वेश्चन बना के आपसे पूछूंगा, या आपको समझाना भी चाहूंगा। मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर समझाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, मैं 3 एग्जांपल भी इसमें, मैं 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा करके भी पूछूंगा आपसे। मैंने x ले लिया और x पे यहाँ पर मैंमैंने O- ले लिया। यहाँ पर O- ही है ना? बिल्कुल O- ही है, सही है। तो हमने यहाँ पर पहले हम OH ले लेते हैं। हम थोड़ा सा सवाल को और हल्का सा ट्रिकी कर रहे हैं, हल्का सा। यहाँ पहले हम OH ले लेते हैं। यहाँ हमने सोडियम हाइड्रेट ले लिया, बेस ले लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हम इस पे इपॉक्साइड ले रहे हैं और जाहिर सी बात है इपॉक्साइड इस पे अटैक करके ओपन करेगा इसको। तो हमारे पास CH2- सही बात है। थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। हाँ जी, परफेक्ट। एक्स, ये आपके पास 2 रिएक्शन है बेसिकली। ये पहला रिएक्शन है मान लीजिए और ये दूसरा रिएक्शन है, दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है। हाँ बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताइए, बस खाली सिर्फ एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, क्या इस मैकेनिज्म में इस मैकेनिज्म का जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो ये है, दिस इज द RDS। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो इसकी रो वैल्यू हमने खुद ही लिख दी है। दूसरे स्टेप की जो रो वैल्यू है, दूसरे स्टेप की रो वैल्यू, और दूसरे स्टेप की रो वैल्यू है माइनस में 0.95। क्या है? माइनस में 0.95 है। जी भाई सही है। मुझे बताइए, मुझे इसमें बताइए आप कि इस रिएक्शन का रेट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बढ़ाएगा। ये पहला स्टेप मत लीजिएगा बेटा, मैं दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूं आपसे। मेरा सवाल आपसे दूसरे स्टेप के लिए है। ये दूसरे स्टेप के लिए है कि दूसरे स्टेप में जो मैं अटैक कर रहा हूं, इसमें रो वैल्यू क्यों कम आ रही है, क्यों 0 से आप कह सकते हैं कि इसमें 0 से 1 के बीच में आप ये कह सकते हैं कि क्यों है। ये एक तरीके से आप देखिए तो माइनस में है लेकिन 0.091 है।
तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, -1 से 0 के बीच में है ये। तो अगर ये -1 से 0 के बीच में है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये जो O- है ये बहुत ज्यादा दूर है इससे, बहुत ज्यादा दूर है सब्स्टिट्यूएंट से। तो आप ये कह सकते हैं इस पर इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो है। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि इसमें आप इस सब्स्टिट्यूएंट को लगाएंगे तो कहाँ पर रेट बढ़ेगा और कहाँ पर रेट घटेगा वो भी जानना बहुत जरूरी है। रो वैल्यू -0.95 क्या इंडिकेट कर रही है? रो वैल्यू -0.95 ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन हो रहा है। और वो स्टेबलाइजेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है आपको पता है, विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट से ही होगा या डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट से होगा। वो किससे होगा वो आप बताइए। मुझे आपसे ये जानना है यहाँ पर कि यहाँ पर रो -0.95 इसलिए है क्योंकि ये बहुत दूर है। जो इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा अटैक के बाद ये बन रहा है एनायन, ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है इस सब्स्टिट्यूएंट से। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसका रो वैल्यू बहुत कम है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये इसका आरडीएस स्टेप है उसमें हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट मैंने ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ले लिया मैंने, NO2 ले लिया। एक मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मान लीजिए नो सब्स्टिट्यूएंट का केस है एक, जिसमें मेरे पास H लिया हुआ है मैंने। और एक मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, दैट इज आई थिंक दैट इज NH2। एक मैंने क्या ले लिया, NH2 ले लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, किसका रेट ज्यादा होगा ये बताइए। किसका रेट ज्यादा होगा बताइए, बताइए भाई, बताइए आप लोग मुझे बताइए। ये पहला स्टेप छोड़ दीजिए, मुझे पहला स्टेप आपसे नहीं जानना, मुझे पहला स्टेप आपसे नहीं जानना, मुझे सिर्फ आपसे दूसरा स्टेप जानना है। ये O- बना है, OH का प्रोटॉन निकाल करके मैंने O- बनाया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर -4 स्टेबल है। मैंने बेस लिया है, बेस से प्रोटॉन निकाल करके इसका मैंने O- बनाया है। O पर माइनस जो आया है उसका मैंने यहाँ पर इपॉक्साइड पर अटैक कराया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इस पर मैंने अटैक कराया, अटैक करा के मैंने O- बना दिया। इसका रो वैल्यू माइनस में 0.95 है, इसका रो वैल्यू माइनस में है, लेकिन बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट पर। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिया, NO2 लिया, H लिया और NH2 लिया, किसका रेट ज्यादा होगा? ये कैसा बता रहे हो? NO2 NH2 का क्या रेट क्या H से भी कम होगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, या तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार, इसकी बात बताओ ना सब्स्टिट्यूएंट की। ये इफेक्ट में रेट बढ़ाएगा या घटाएगा ये बताओ। हाइड्रोजन का रेट सबसे ज्यादा होगा, यही पढ़े हो आप लोग, यही पढ़े हो आप लोग, बताओ। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए किसका रेट ज्यादा होगा, डोनेटिंग वाले का ज्यादा होगा कि विड्रॉइंग वाले का? बिक्कू तुमने अपना आंसर दे दे बेटा। सब लोग मुझे बताइए कि किसके लिए रेट ज्यादा होगा, डोनेटिंग के लिए या फिर विड्रॉइंग के लिए? देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग आंसर देते हैं। 2 लोग का आंसर आया, सब लोग आंसर दो ना भाई, सब लोग आंसर दो। मैंने लिख दिया आपके सामने, NO2 H NH2। डोनेटिंग कारण बता सकते हो भाई? डोनेटिंग क्यों रेट बढ़ाएगा, कारण बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और लोग का आंसर आया नहीं भाई, केवल 3 लोगों ने मुझे बताया। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं, आप आंसर दीजिए। सर हाँ? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो अनायन को स्टेबलाइज कर देगा, फिर वो वो मुझे नहीं जानना, मुझे बताइए रेट बढ़ाएगा कि घटाएगा। अब सर लिख दीजिए बात। डोनेटिंग डोनेटिंग का ज्यादा होगा। डोनेटिंग का ज्यादा होगा, अभी तो विड्रॉइंग करेंगे। नहीं, मैं बोल रही थी कि विड्रॉइंग तो अनायन को स्टेबलाइज कर देगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। हाँ यही बात है, यही बात है, सही बात है। देखिए इसमें अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, बहुत सिंपल सी बात है। O- पर अगर आप इफेक्ट लगा रहे हो तो डायरेक्ट इफेक्ट लग रहा है, देखो O- पर थोड़ा देखिए,
मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर O माइनस है और मैंने NO2 ले लिया, एक में मैंने क्या ले लिया, एक में मैंने NH2 ले लिया, मान लीजिए एक में मैंने कुछ नहीं लिया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ रिएक्शन, और मैं यहाँ रिएक्शन का क्या कर रहा हूँ, एनर्जी देख रहा हूँ, और मेरे पास सबस्ट्रेट है और मेरे पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है मान लीजिए, और मेरे पास जो है वो एक तरह से कहिए कि एक बार NH2 है, एक बार NO2 है, एक बार H है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास H है यहाँ बीच में मान लीजिए, ठीक, रिएक्शन हो रहा है और मेरे पास, आपको भी पता है कि जब O माइनस अटैक कर रहा है इपॉक्साइड पे, तो जिस स्टेप में O माइनस का बॉन्ड बन रहा है उस स्टेप में इपॉक्साइड का बॉन्ड टूट रहा है। तो यानी मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्वमेंट होगा इंटरमीडिएट का, वो ट्रांजिशन स्टेट है, और वो हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट, और ये प्रोडक्ट बना रहा है। ये केस मान लीजिए H के लिए है, ये क्या है, रिएक्शन है। इधर क्या हमने लिखाया है, ये हमने लिखा दिखाया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक ग्राफ थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा मेरी बात को समझिए, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास मैं NO2 ले लूं, तो NO2 क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा अपने माइनस आर इफेक्ट से। NO2 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपने माइनस आर इफेक्ट से O माइनस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का मतलब उसको स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज करने का मतलब वो नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई। अगर उसको स्टेबलाइज कर देगा तो नीचे आ जाएगा वो, और डोनेटिंग वाले को डिस्टेबलाइज करेगा तो वो ऊपर आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। अब खुद बताइए, जब दोनों के ये ट्रांजिशन स्टेट लगभग एक ही जैसा है, तो किसको कम एनर्जी लगेगी बताओ यहाँ पहुंचने के लिए, किसको कम एनर्जी लगेगी, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। भैया जिसको NO2 स्टेबलाइज कर रहा है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो उसको ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए और प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी बैरियर लगेगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट आपको यहां पर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात सही है कि प्रोडक्ट बनने के बाद जो O माइनस बना है वो O माइनस, एक्चुअल कोई ट्रांजिशन स्टेट तो इसमें है नहीं, आपको भी पता है इसमें मैकेनिज्म कैसी है भैया, SN2 है। ट्रांजिशन स्टेट इसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट इसमें जो है वो उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट में O माइनस बन रहा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट से बहुत लेस इफेक्टेड है, बहुत दूर है, इसलिए रो वैल्यू इसकी बहुत कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसका रेट कम कर देगा और डोनेटिंग इसका रेट बढ़ा देगा। उसका सिर्फ इतना सा कारण है कि जो विड्रॉइंग होगा वो एनर्जी कम कर देगा एनायन की, और जो डोनेटिंग होगा वो एनर्जी बढ़ा देगा, और जहां एनर्जी बढ़ा देगा वहां एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है वो कम हो जाएगा और रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो बताइए क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा, देखिए ये है इसका, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने आपको बात यहाँ समझाई है वो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, आप यहाँ इसको नोट कर लीजिए। कंसर्टेड मैकेनिज्म में आप कहते हैं कि रो वैल्यू, देखिए एक बात हमेशा नोट कर लीजिए, जो भी मैकेनिज्म कंसर्टेड मैकेनिज्म होती हैं उनको हैमिट रिलेशनशिप के थ्रू या हैमिट इक्वेशन के थ्रू जब हम निकालते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। उनकी वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो उसको हैमिट से स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जैसे आप डिफरेंशिएट कहीं करना है, जैसे SN1 को SN2 से डिफरेंशिएट करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंसर्टेड मैकेनिज्म से हम अगर रो वैल्यू निकालेंगे तो उसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं आएगी, रो वैल्यू कम आएगी उसकी। तो देखिए ये है आपका, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, यही एग्जैक्टली ऐसे ही नोट कर लीजिए आप। ये आपका O माइनस है, लार्ज इन्फ्लुएंस है सब्स्टिट्यूएंट का, आपने अटैक कराया इस पे, अटैक कराया तो देखिए ये X बन गया, फार अवे है रिंग से, तो रो वैल्यू इसकी माइनस में कम है, यहाँ मैंने दिखा रखा है देखिए X है, NO2 है, एनर्जी कम हो गई है, फिर H है, फिर NH2 है। चूंकि इंटरमीडिएट यहाँ लगभग सेम एनर्जी का है तो इसलिए NO2 वाले के लिए रेट जो है वो कम हो गया है और NH2 वाले के लिए रेट बढ़ गया है। तो प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए जो मैंने बताया, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। मैंने आपको सेम ऐसे ही बताया है, ये ऐसे अटैक हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये प्रोडक्ट बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखाया मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लार्ज इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये चूंकि दूर हो गया बहुत ज्यादा, अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका रो वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हम इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, इसमें बीच में तो कोई ऐसी स्पीसीज नहीं बन रही है जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सके, तो हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो माइनस चार्ज चूंकि फार अवे है, दूर है, तो इसलिए उस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट से रो वैल्यू निकलती है, आपको भी पता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो NO2 के लिए रेट कम होगा और डोनेटिंग के लिए रेट बढ़ेगा। क्लियर?
चले भाई आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। सर सर ट्रांजिशन स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा विड्रॉइंग डोनेटिंग और हाइड्रोजन का? ट्रांजिशन स्टेट पर अगर कोई इफेक्ट पड़ता तो रो वैल्यू बताती है, क्योंकि रो वैल्यू इसकी बहुत कम है, इसलिए हम ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हम ट्रांजिशन स्टेट पर क्या फर्क पड़ रहा है उसको हैमेट से नहीं बता सकते, क्योंकि हैमेट में उसकी वैल्यू बहुत कम है। हैमेट केवल ट्रू इंटरमीडिएट्स पे ही कुछ बता सकता है। अगर रो वैल्यू कम है तो वो ट्रांजिशन स्टेट पे कुछ नहीं बता सकता। वो या तो प्रोडक्ट पे बताएगा या तो फिर सबस्ट्रेट पे बताएगा। वो बीच के इंटरमीडिएट पर कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में कोई बहुत ज्यादा चार्ज है ही नहीं, और जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक उस पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दो चाहे डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर रो वैल्यू। अगर रो वैल्यू इसकी बहुत कम है, इसका मतलब है यहाँ पर कि जो है एक तो चार्ज दूर है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का या डोनेटिंग का इफेक्ट यहाँ बता पाता तो रो वैल्यू में बहुत अंतर आता। रो वैल्यू में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाने पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाने पर डिफरेंस बहुत ज्यादा आता, लेकिन डिफरेंस यहाँ ज्यादा नहीं आता। इसीलिए हम एनायन को देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ना हमने इंटरमीडिएट यहाँ बनाया। हाँ जरूर यहाँ सबस्ट्रेट के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट का O- है। और वैसे भी अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी भाई उसका रेट ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और NH2 का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, और O- का जो है वो O- है या NO2 है, उसका जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। बट उसको अगर आप ग्राफिकल समझे तो मैं ग्राफिकल समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट पर हैमेट यहाँ पर कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पे चाहे आप NH2 देखो, यहाँ पर देखो ना, अगर डिफरेंस होता कुछ तो यहाँ बताता। ट्रांजिशन स्टेट लगभग सबके लिए बराबर है, चाहे NH2 लो, चाहे X बराबर H लो, चाहे NO2 लो, सबके लिए ट्रांजिशन स्टेट एक ही जैसी। अगर ट्रांजिशन स्टेट पर इन सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट पड़ता तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी बढ़ती या घटती, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ रही है, नहीं घट रही है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका केवल और केवल ट्रू इंटरमीडिएट्स पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, नहीं तो ट्रांजिशन स्टेट की बात की जाए तो नहीं पड़ता उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट। इसीलिए मैंने लगभग बराबर दिखा रखा है यहाँ पर। हैमेट की बात करें तो सर नॉर्मली SN2 रिएक्शन में बोलते हैं कि 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट 5 मेंबर नहीं बनती, ट्रांजिशन स्टेट वहां पर पेंटा कोवेलेंट टाइप की बनती है। तो सर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है अगर रिएक्टेंट में कोई भाई इलेक्ट्रॉन मेरी बात सुनो, विड्रॉइंग मैं ग्रुप है तुमको क्या तो बोला, वो। मैं तुमको ये बोला कि जब आप SN2 रिएक्शन में हैमेट रिएक्शन के थ्रू आप कराते, पहले बात तो मैंने यहाँ पर आपको ये भी नहीं बोला कि इसके मैकेनिज्म SN2 होगी कि SN1 होगी, मैं तो ये भी नहीं बोला आपको, मैं तो बस करके आपको बता रहा था नहीं कि इसमें ये हो रहा है। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। SN2 रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जब एलिफैटिक पे लगाते हैं तब ये बोलते हैं कि अगर एलिफैटिक सबस्ट्रेट है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाएंगे तो घट जाएगा। ये एरोमेटिक रिंग है, पहली बात, ये एलिफैटिक नहीं है। और एरोमेटिक रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले वो बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व है, उसके बाद वो जो है वो अटैकिंग स्पीसीज के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपको जो है जो ट्रांजिशन स्टेट का सेंटर है, पहली बात तो वो सब्स्टिट्यूएंट से बहुत दूर है, तो आप जैसा इफेक्ट वहां पर लगाना चाह रहे हैं कि खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा आसानी से बनेगी, रेट इंक्रीज हो जाएगा, वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको जो है ऐसा लगाना है, चूंकि यहाँ पर O- का जो सेंटर है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व है, तो जब आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो O- पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसकी ट्रांजिशन स्टेट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रो यहाँ पर जो हैमेटिक रिलेशनशिप है यही तो बता रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका उसकी ट्रांजिशन स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है, केवल O- पर पड़ रहा है। अब अगर मैं O- को बोलूं O- पे पड़ रहा है तो O- क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। अब जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, जिसका स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, उसको ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन लगे, उसका जो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट से आपको चलना, वो नहीं आपको लगाना है। पहली बात तो देखिए, मेरी बात सुनिए, ओके सर। जो आप लगा रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ आपको दिक्कत कहाँ, सुनिए। जो आप लगा रहे हो ना वो आपको इपॉक्साइड पे लगाना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा इपॉक्साइड लूं, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, आंसर देता हूँ। मैं कहूँ कि अगर मैं मान लीजिए कि CH3I ले रहा हूँ, चलो मैं आपका आंसर दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं ले रहा हूँ CF3I, तो किसका रेट ज्यादा होगा बताइए? SN2 के लिए। आप इस पे लगाइए, इस पे लगेगा, ये सबस्ट्रेट है, हम न्यूक्लियोफाइल पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट अभी आपको बता रहे थे। यहां पर लगाओ आप, यहां पर आपका आ जाएगा। यहां पर चूंकि ये विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा? इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसको उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है।
इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने का मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो गैप है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये दो अलग अलग सबस्ट्रेट हैं, और जो आप SN2 पे इसको पढ़े हो वो सबस्ट्रेट के लिए होता है जहां लीविंग ग्रुप हो, न्यूक्लियोफाइल के लिए नहीं होता। हम आपको न्यूक्लियोफाइल के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। ओके सर, ओके चलिए ओके बढ़िया। तो अब मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रांसफर स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसकी रो वैल्यू कम है, और डोनेटिंग जो है रेट कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, विड्रॉइंग कम कर रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, एक सवाल और है आपका। हाँ, इसमें थोड़ा बताइएगा, इसमें थोड़ा बताइएगा, यहाँ पर मुझे बताइएगा किसके लिए रेट ज्यादा होगा, किसके लिए रेट कम होगा। हाँ, रिएक्शन में मैं नोट कर दूं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं खुद ही नोट कर देता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले, तब दिखाऊंगा इसको। मैं नोट कर लीजिए भाई इसको, रिएक्शन नोट कर लीजिए। रो वैल्यू आप बताइएगा, रो वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए। बट ये K है, ये उसके बाद ये बन गया NH2, बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे आप बताइएगा इसमें X बराबर मैंने ले लिया एक डोनेटिंग NO2, विड्रॉइंग ले लिया NO2, X बराबर H ले लिया, X बराबर OMe ले लिया। अभी तो पहले मैं आपको इसका रो वैल्यू बताता हूं, बट पहले आप मुझे बताइए, आप ये भी मुझे बताइएगा इसका रो वैल्यू किस में होनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है, एक तो बताओ NO2, H और OMe में किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा, और एक और चीज बताओ कि रो वैल्यू उसकी क्या होगी। रो वैल्यू उसकी पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव होगी, पहली बात, और अगर पॉजिटिव में होगी तो ज्यादा होगी या कम होगी, और अगर नेगेटिव में होगी तो ज्यादा होगी या कम होगी, मुझे बताओ, आराम से सोच के बताओ। ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, ये मान के चलो, मान लो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मान लो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उस हिसाब से बताओ। डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें है NO2 है, H है, OMe है, यहां पर NH3 प्लस था और उससे NH2 बन रहा है। ठीक, NO2 रेट बढ़ा देगा, NO2 रेट बढ़ा देगा। अच्छा ठीक है, NO2 रेट बढ़ा देगा, सबके हिसाब से ये बात सही है। और लोग भी आंसर दो बेटा, आंसर दो, और लोग भी, लाइव क्लास है, मैं बताता जाऊं, सिर्फ आप ना कुछ बोले उधर से तो कोई मतलब नहीं है, या कुछ लिखे ना तो कोई मतलब नहीं है उसका। मुझे बताइए आपकी NO2 और OMe में किसका रेट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, और इसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी या रो वैल्यू कम आएगी, वो बताइए मुझे। रो वैल्यू ज्यादा आएगी या रो वैल्यू कम आएगी। देखो भाई, मैकेनिज्म में बीच में क्या हो रहा है वही आपको इंपॉर्टेंस लेना है। NH3 पर प्लस है, प्लस पॉजिटिव चार्ज रियल है, इसका ट्रू पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जो भी रो वैल्यू होगी इसकी वो पक्की बात है। अभी मैंने आप लोगों को याद होगा इसका रो वैल्यू दिखाया भी था, आई थिंक मेरे हिसाब से क्लेडन में दिखाया था, मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको। सवाल आई थिंक मेरे हिसाब से ये था, मैंने आपको उसकी रो वैल्यू दिखाई थी कल ही, मैं जब पढ़ा रहा था परसों, तो मैंने आपको दिखाया था इसका रो वैल्यू, दोबारा दिखा देता हूँ। पर मुझे आप इसका सब्स्टिट्यूएंट का बताओ किसका रेट ज्यादा होगा। रो वैल्यू हाई होगी, हाई होगी इसमें प्लस में या माइनस में। रो वैल्यू हाई होगी तो पक्की बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो हाई होगी, नेगेटिव में ज्यादा होगी। अच्छा, रो वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होगी तो नेगेटिव में ज्यादा होगी। अरे लिख के बता दो यार, मुझे विश्वास नहीं है आप लोगों को। मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए लिख के बता दो। हाँ चलो बढ़िया, मैं मिलाता हूँ, मैं NH3 का आपको रिएक्शन भी दिखा देता हूँ, मैंने कल दिखाया भी था, आपको याद होगा। ओके, पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, मैं आपको कल जो रिएक्शन दिखाया था वो एक बार दिखा दूं क्या। रिएक्शन कहाँ गया हमारा ना, पॉजिटिव, ये था भाई, ये बिल्कुल यही था। रो वैल्यू प्लस 3.2 थी, हम आपको कल दिखाए थे, एक बार दोबारा दिखा देते। ये रिएक्शन था जो हम आपको दिखाए थे, ये देखो, ये है रो वैल्यू प्लस 3.2 है। जिसने माइनस में बोला है भाई प्लीज इस बात को थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, मैंने ये बात तुम लोगों को लिखा दी है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनकी रो वैल्यू आपको मैंने बता दिया है, तो इसलिए प्लीज उसमें आप उसमें गलती मत करिए। आपको मैंने बता दिया था यहाँ पर आपकी इसकी रो वैल्यू क्या होगी। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देखिए O माइनस का, ये O माइनस बना रहा है और ये NH2 बना रहा है। आपको याद होगा मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, देखिए लिखा भी है, द इफेक्ट इज लार्जर फॉर आयनाइजेशन ऑफ एनिलीनियम साल्ट एज द एसिड ArNH3+ डज नॉट हैव डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इसके बाद इसके साथ डीलोकलाइज करने वाला लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया जो डीलोकलाइज कर रहा है।
जहां ये पहले से डिलोकलाइज हो रहा था लोन पेयर, लेकिन जैसे ही आपने इसको O माइनस का, इसका डिलोकलाइजेशन बढ़ गया, तो इसकी रो वैल्यू प्लस में होगी, एनाइन है इसलिए प्लस में होगी, लेकिन पॉजिटिव के साथ होगी। लेकिन यहाँ पर NH2 के लोन पेयर के साथ है, यहाँ क्या है, लोन पेयर बन रहा है। पहले देखो पॉजिटिव था, बाद में लोन पेयर हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगी। अब आप देखिए श्रेया ये बोल रही थी आपकी निगेटिव में होगी और हाई होगी, देख लो कहाँ है निगेटिव में और कहाँ है हाई। आप इस पॉजिटिव चार्ज को देख के थोड़ा ना करना है आपको, आप ये देखिए ना यहाँ पर, इस पर इसको देख के तो रेट बताना है आपको, इस पे बताइए NH2 को देख के। जब आपने इस रिएक्शन में प्रोटॉन निकाल दिया तो जो ग्रुप आ गया वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने लगा, इंक्रीज करने लगा, तो डेफिनेटली क्या होता है, इसकी रो वैल्यू प्लस में होगी। हाँ जी, हम अब आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए बताइए, आप लोग के आंसर मुझे मिल गए, निगेटिव में होगी। भैया देखो जगदीश तुम्हें समझ में आया निगेटिव में क्यों नहीं हो रही है, मैं तो तुम्हें रो वैल्यू दिखा दिया, ये लो प्लस 3.2 है, कल समझाया भी था इसके पिछली क्लास में, रो वैल्यू निगेटिव। रुचिका तुमने भी देखो निगेटिव बताया है, हम समझ गए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज देख के मार दिया आपने, वाह क्या बात है। अच्छा प्रीतम तुम भी कह रहे थे देखो निगेटिव है, ले प्लस है, ये देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, रुक जाओ, ये देखो कहाँ है इसके निगेटिव है, ये देखो ये लो प्लस 3.2 है। हम पिछली क्लास में बताए हैं, जस्ट पिछली क्लास में बताए हैं कि जिसका इसका इन्वॉल्वमेंट तो हो ही नहीं रहा है इसके साथ, कहाँ हो रहा है इसका इन्वॉल्वमेंट, ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है इसको, ये दे रहा है ना। बेंजीन रिंग के साथ कैसा इन्वॉल्वमेंट वो शो कर रहा है उसकी बात करिए। नहीं बेटा, अच्छा नहीं करी थी, अच्छा तुम थी नहीं क्लास में पिछली, कोई समस्या नहीं, पिछला क्लास भी करो क्योंकि पिछला क्लास बहुत जरूरी है। पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें बताई, देखो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, कोई भी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग की, तो फिर वो आपका क्या होगा, प्लस में शो करेगा वैल्यू। और ये मैंने आपको लिखाया भी था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ट्रू पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी उसकी जो है वो रो वैल्यू निगेटिव में आएगी, और जितना निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो किस में होना चाहिए, इंटरमीडिएट में होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट में होना चाहिए, सबस्ट्रेट में नहीं। यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इंटरमीडिएट तो बन नहीं रहा, मान इंटरमीडिएट भी मैं बना के दिखा दूंगा आप चाहेंगे तो, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इस पे इसकी जो रो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। चलिए एनायन की वजह से अब हम देख लेते हैं भाई बार, इसमें आप लोगों के आंसर तो आ गए, मैंने आप लोगों के आंसर भी देख लिया, मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसकी रो वैल्यू प्लस 3.2 होती है। अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखिए, जो मैंने आपको बताया ना उसका इफेक्ट देखिए, भाई ये है इसका, ये देखिए ये है भाई, आप देख लीजिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये देखो ये है इसका NH3 प्लस, और ये है प्रोटॉन निकालते समय बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद है प्रोडक्ट, ये यहां ले लीजिए। अब देखिए NO2 लोगे तो ट्रांजिशन स्टेट पे या सबस्ट्रेट को आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो NO2 क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा रिएक्टेंट को। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, रिएक्टेंट की बात करिए, यहां पर देखिए हमारे पास मान लीजिए H वाला रिएक्टेंट है, अगर मैं इस पे क्या ले लूं, NO2 ले लूं, तो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, डिस्टेबलाइज करने का मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर OMe लूंगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और आपको पता है कि भाई बन रहा है बीच में क्या, कोई एक्चुअल इंटरमीडिएट तो बन नहीं रहा है, अगर बनेगा भी तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो लगभग सबकी एनर्जी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट की बराबर होगी। तो इसका मतलब जिसमें डिस्टेबलाइज हो रहा है या सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ जा रही है जिस सब्स्टिट्यूएंट के केस में, उसके लिए रेट ज्यादा होगा। तो देखिए किसके लिए रेट ज्यादा है, जहां पर आपने NO2 लिया है उसके लिए रेट ज्यादा है, और जहां आपने डोनेटिंग लिया है उसके लिए रेट कम है। ऐसा सोचिए, मैं आपको बोला कि जब ट्रू इंटरमीडिएट कोई इन्वॉल्व ना हो, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो, तो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा इफेक्ट डाल रहा है उसकी एनर्जी के साथ, एनर्जी को घटा रहा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी को बढ़ा रहा है, उसके हिसाब से रेट डिसाइड करना है आपको। लेकिन रो वैल्यू कैसे डिसाइड करनी भाई, जब ये H
प्लस देने के बाद NH2 बना लिया, इसका मतलब क्या है कि NH2 क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ा रहा है, किसकी, बेंजीन रिंग की। और आपको पता है पहले वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसकी रो वैल्यू ज्यादा है। लेकिन OH के केस में क्या था, इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें क्या था, देखिए OH के केस में क्या था, देखिए ये था एग्जांपल, OH के केस में क्या था कि ये पहले से इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, लेकिन इसका प्रोटॉन निकलने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो और बढ़ गई। तो इसका मतलब इसकी रो वैल्यू जो है पहले से चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बस क्या है O माइनस की वजह से बढ़ गई, तो इसलिए इसका रो वैल्यू प्लस 2.3 है। लेकिन इसकी रो वैल्यू और ज्यादा है प्लस की, क्यों, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में रिएक्शन के वो केवल दे रहा है। तो ये चूंकि पहले माइनस आई था और बाद में प्लस आर में चेंज हो रहा है, पहले माइनस आई माइनस आर था और तुरंत जैसे NH2 में चेंज हुआ वो प्लस आर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन देने लगा सिर्फ, तो उसका क्या हो जाएगा, जो रो वैल्यू होगा वो ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था और अभी भी मैंने समझा दिया। अब मुझे आप लोग बताइए, आपकी बात समझ में आ गई, और आप लोगों ने जो आंसर दिया उसमें कितने लोगों का सही, मैं भी देख लेता हूँ। विड्रॉइंग के लिए ज्यादा होगा रेट, किसी ने बताया है क्या, तो जाइए मुझे देखने दीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह रहे हो, विक्कू तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाएगा रेट, देख लो यहाँ तो घटा रहा है देख लो भैया। अच्छा आपने बताया था इसको, मैं देख लेता हूँ भैया किसने बताया था, आपने किसने बताया था, मैं देख लेता हूँ। पहली बात तो आपकी रो वैल्यू ही गलत थी आप सभी लोगों की, है ना। चलो रो वैल्यू के बाद में समझ लिया आपकी बात। उसके बाद डोनेटिंग रेट को कम कर रहा है, विड्रॉइंग रेट को बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप डोनेटिंग लगाओगे तो ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। डिस्टेबलाइज करने का मतलब क्या हो रहा है, डोनेटिंग लगाओगे तो उसकी एनर्जी कम कर रहा है, तो एनर्जी कम कर रहा है मतलब स्टेबलाइज कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाए। आई समझ में बात सबके, मुझे कंफर्म करो फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा, मुझे पूरा खत्म कराना है इसको। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। कोई ट्रू ट्रांजिशन स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें ट्रांजिशन स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट को या प्रोडक्ट को ही देखना है आपको रो वैल्यू के लिए, या इनिशियल मान लीजिए इंटरमीडिएट कोई बन रहा है तो, या फिर कोई प्रोडक्ट, उसको ही देखना है आपको। आपको जो है वो एक्चुअल सबस्ट्रेट से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे OH से O माइनस बन रहा है तो आपको O माइनस देखना है, और उससे मान लीजिए बीच में कोई ट्रांजिशन स्टेट तो बन नहीं रहा है उसके बीच में NH2 के, तो उसको भी आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, NH2 को देखना है। चलिए अब सबके क्लियर हो गया, मुझे कंफर्म कर दो भाई, फिर मैं आगे बढ़ूं। और सवाल लेता हूँ, फिर अगला एक और सवाल लेता हूँ, 2 सवाल और लेता हूँ, फिर मैं आऊंगा अपने किस पे, मैं आऊंगा फिर अपने कुछ एग्जांपल लेके कैरुथर के एग्जांपल लूंगा, फिर मैं लास्ट में सवाल लूंगा। बढ़िया सवाल है, कैरुथर का सवाल लेता हूँ कुछ, फिर मैं पेपर पे आऊंगा। हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। अब आ जाते हैं हम, इसमें कुछ और चीजें हैं। नोट ले लिया, हाँ ये एक और चीज है थोड़ी सी जो मुझे बतानी है। ये बता दिया था यहाँ तक, हाँ यहाँ इसके बाद बतानी है। क्लियर हो गए भाई सभी के, भाई मुझे कंफर्म करिए इतना क्लियर हो गया सभी के। यस सर। अब ये सवाल और देखिए भाई, निगेटिव हैमेट के साथ थोड़ा देखिए। अब देखिए एक्चुअल ट्रांजिशन स्टेट अगर है तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर इनको थोड़ा देखिए ध्यान से। ये मैंने जो अभी वही बताया बेटा कि जैसे तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर यहाँ O माइनस लगाया तुमने, मैकेनिज्म में SN2 हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज्ड अराउंड द रिंग, यहाँ चूंकि O माइनस है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फुल नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और जब तुम कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो प्योर कार्बोकेटाइन में देखो -1, तो क्या है, ट्रू कार्बोकेटाइन है। और ट्रू कार्बोकेटाइन का मतलब इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, जो एक्चुअली बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा बेंजीन रिंग की, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसकी रो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन माइनस में बढ़ेगी। या किस तरह से कहता है, रो वैल्यू कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है, और डोनेटिंग से जो है विड्रॉइंग से कम हो रहा है इसका रेट। इस पे इफेक्ट पड़ेगा इस पे। चलिए ये एक चीज दिखाइए, ये SN2 का कंडीशन दिखाया है, ये SN1 का कंडीशन दिखाया। ये सवाल मैंने अभी आपको कराया था, इसी पर एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको कराया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ देखिए, अगर कोई मैकेनिज्म में ट्रू कार्बोकेटाइन है, ये आप नोट कर सकते हैं, अगर किसी भी मैकेनिज्म में ट्रू कार्बोकेटाइन है तो उसकी रो वैल्यू आपको हमेशा माइनस में मिलेगी।
अगर ट्रू कार्बोकैटायन है और हाई मिलेगी, जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देखिए, कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराते हैं तो उसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि फॉर एनी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जब कभी भी किसी एरोमेटिक रिंग पर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, then high row value will be observed, then high negative row value will be observed due to value is observed due to carbocationic intermediate। ऐसा क्यों होता है? कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट की वजह से, ड्यू टू कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट, जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ड्यू टू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ड्यू टू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक बात मैं आपको बड़ा अंतर बताता हूं, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं किसके लिए? ARSE के लिए, मतलब एरोमेटिक रिंग पर जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो उसके लिए सिग्मा वैल्यू बहुत हाई होती है, किसमें? माइनस में। सिग्मा वैल्यू हाई होती है, लेकिन किसमें? माइनस में। और जब हम कभी भी किसी एरोमेटिक रिंग पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं और कार्बन आयन जनरेट करते हैं, ट्रू कार्बन आयन जनरेट करते हैं, तो उसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पॉजिटिव में। उसको भी नोट कर लो। अगर हम किसी पर रिएक्शन कैसा कराते हैं, अगर हम किसी रिएक्शन में कैसे कराते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर किसी रिएक्शन में हम AR करा रहे हैं, एरोमेटिक रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहे हैं, फिर लीविंग ग्रुप निकाल रहे हैं, इसको ये बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने घुस दिया किसी बेंजीन रिंग पर, आपने क्या ले लिया? NO2 ले लिया, और उसके बगल में मान लीजिए आपने लीविंग ग्रुप ले लिया। लीविंग ग्रुप मान लीजिए आपने कुछ और ले लिया, सपोज कीजिए F ले लिया लीविंग ग्रुप, और आपने इस पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। तो आप जब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो ये इस बॉन्ड को तोड़कर कार्बन आयन जनरेट करेगा। तो पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इस पे, जहां पर लीविंग ग्रुप है वहां पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और बनेगा कार्बन आयन। क्या बनेगा? कार्बन आयन। और आपको पता है ट्रू कार्बन आयन बन रहा है, उसके बाद फिर वो जो है लीविंग ग्रुप को निकाल के प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, चूंकि यहाँ ट्रू कार्बन आयन बन रहा है तो इसकी रो वैल्यू हाई होगी, लेकिन किसमें होगी इसकी रो वैल्यू हाई? रो वैल्यू इसकी हाई होगी, इसकी, और ये रो लिख लो भाई, ये रो इसकी रो वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, लेकिन किसमें होगी? पॉजिटिव में हाई होगी, पॉजिटिव में हाई होगी, पॉजिटिव हाई रो होगी, इसमें पॉजिटिव वैल्यू इसकी हाई होगी, रो वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी और हाई मिलेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वहां रो वैल्यू कैसी मिलेगी? आपको पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी और हाई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी कार्बोकैटायन की वजह से। और ARSE इसको क्या बोलते हैं? ARSE मतलब एरोमेटिक पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक पर अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू, तो आपको कार्बन आयन मिलेगा और वहां पर जो वैल्यू मिलेगी आपको, रो वैल्यू, वो मिलेगी आपकी पॉजिटिव में, हाई पॉजिटिव में। चलिए अब हम इसको एग्जांपल में और दिखा रहे हैं कितने से एग्जांपल, कुछ एग्जांपल और बचे हुए हैं क्लियर की, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब एग्जांपल और देखिए। तो हमने इसमें आपको ये बता दिया, इसकी देखिए रो वैल्यू देखिए, इसको नोट कर लीजिए। जब नाइट्रेशन के लिए आपने देखा तो रो वैल्यू कितनी है? -6.4 नाइट्रेशन करा रहे हैं इसका, और इसकी रो वैल्यू कितनी है? -6.4। रेट बढ़ाएगा या फिर रेट घटाएगा, वो इस कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। ट्रू कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए। अगर ट्रू कार्बोकैटायन ट्रू इंटरमीडिएट बनेगा तो फिर आप इंटरमीडिएट पर स्टेबिलिटी देखोगे सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। लेकिन अगर ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तब फिर सबस्ट्रेट के हिसाब से चलोगे, तो सबस्ट्रेट पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट लगाओगे। ये नोट कर लो इस बात को कि अगर सबस्ट्रेट से कोई ट्रू इंटरमीडिएट बन रहा है तो इंटरमीडिएट पर तुम सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट लगाओगे, और अगर सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो तुम फिर सबस्ट्रेट पर ही तुम क्या करोगे? सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट लगाओगे और चेक करोगे कि रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। और यहां देख लो भैया, या तो तुमको पता ही है भैया, दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो इसकी रो वैल्यू क्या होगी? प्लस में ही आएगी, लेकिन क्या आएगी? 0.5 आएगी, क्योंकि टूटने के बाद क्या हो रहा है? O- बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? O- बन रहा है, लेकिन इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, जो रो वैल्यू होती है वो सिर्फ इंटरमीडिएट से और प्रोडक्ट से ही निकाली जाती है। अगर इंटरमीडिएट में कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर आ रहा है, ट्रू या पार्शियल किसी भी तरीके से, तो उसकी रो वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको नेगेटिव में मिलेगी। और अगर एनायनिक आ रहा है तो रो वैल्यू उसकी आपको पॉजिटिव में मिलेगी। तो एनायनिक है तो रो वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है, लेकिन दूर है बहुत ज्यादा, इसका सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट बहुत कम पड़ रहा है, इसलिए रो वैल्यू कम है। ये रिएक्शन भी नोट कर लो, ये वाला रिएक्शन भी नोट कर लो क्लेडन का। सारे सवाल क्लेडन के मैं करा देता हूँ, एक आखिरी सवाल और होगा, इसको नोट कर लो भाई।
हाँ, एक सर और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लास्ट चीज एक और बताना चाहूंगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डाइन और डाइनोफाइल होता है, आपको पता है। ये नोट कर लो भाई, नोट कर लिया ना? सबने नोट कर लिया? समझ में आ गया भाई? मुझे आगे सर, कंफर्म आगे। बोलते रहो, कंफर्म कर दो भाई, समझ में आ गया? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। यस सर। ये देखो एक चीज और, लास्ट देखो एक छोटा सी बात और है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका देखो रो वैल्यू -0.6 है। होमो लूमो है, तुमको भी पता है, होमोडाइन का होता है, लूमोडाइनोफाइल का होता है, तुम्हें पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। बट यहाँ पर रो वैल्यू तुमको बहुत कम मिल रही है। ये रो वैल्यू बहुत कम मिलने का ही ये जो मतलब होता है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए इसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। अगर ट्रांजिशन स्टेट ना इन्वॉल्व होता, कोई ट्रू इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता, तब इसमें रो वैल्यू बहुत आपको ज्यादा मिलती, चाहे माइनस में मिलती चाहे प्लस में मिलती। लेकिन रो वैल्यू माइनस में मिलने का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट में जो है, आप कह रहे हैं कि कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर जो है वो वहां पर डोमिनेट कर रहा है किसी तरीके से, तो उसको आप कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज्यादा चार्ज है। बट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि डाइन और डाइनोफाइल में किसके हिसाब से रिएक्शन में ज्यादा फर्क पड़ता है, तो आप उसको बोलिएगा जहां पे एरोमेटिक रिंग है। तो चूंकि एरोमेटिक रिंग कहां प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, डाइन के ऊपर। ठीक, किसके ऊपर प्रेजेंट है? डाइन के ऊपर। और आपको पता है कि डाइन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो अगर डाइन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो आप उसके हिसाब से ही चलेंगे ज्यादातर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इस पे सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी या इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, या आप एक्चुअली डिसाइड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर सिर्फ इतना डिसाइड कर सकते हैं कि रो वैल्यू कम होगी, और रो वैल्यू अगर कम है तो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा, कोई ट्रू इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। यही खासियत होती है पेरिसाइक्लिक की, आपको पता है अच्छी तरह से, इसको नोट कर लीजिए आप रिएक्शन को। और फिर यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर तो फिर ये कुछ आपको दिया है इसमें, तो एक चीज यहाँ पर दी है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस है एस्टर की, जो आप दूसरा वाला देख रहे हैं, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। आपको बेसिक हाइड्रोलिसिस में बता चुका हूँ। आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है? बहुत सारे स्टेप्स में होती है, मतलब एक तो रिवर्सिबल होती है और मल्टी स्टेप्स में होती है। थोड़ा देखो, जैसे क्या हुआ, पहले प्रोटोनेशन हुआ इसका, ऑक्सीजन के लोन पेयर से H को प्रोटोनेट कर दिया, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, फिर इसके बाद H+ ने क्या किया, इसको H+ दे दिया, फिर OH हो गया, इसका H इसको मिल गया, फिर इस पे गुड लीविंग ग्रुप हो गया, फिर ये यहाँ आया, फिर OET निकल गया। तो मतलब देखो मल्टी स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। तो अगर कहीं भी रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, तुम खुद बताओ, जब तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हो, यहाँ पर क्या है, आप ये तो नहीं कह सकते कोई ट्रू इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसा कहो कि एक्चुअली कोई ट्रू इंटरमीडिएट की रो वैल्यू देखो, इसकी रो वैल्यू +0.1 है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बहुत सारे मल्टी स्टेप्स में होता है और रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है, बहुत ज्यादा बहुत हाई यील्ड के साथ नहीं होता है। तो रो वैल्यू कभी भी उसकी डिफरेंस, इसको हर जगह वो सेम ही तरीके का चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो मतलब बहुत कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं इनके इंटरमीडिएट्स में। तो आप यहाँ रो वैल्यू बहुत कम पाओगे, और आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से स्टडी नहीं कर सकते। और ये इतना जरूर है, इस मैकेनिज्म से ये बात पता चलती है, किसी की रो वैल्यू अगर बहुत कम आ रही है, ये 0 के आसपास आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है, इसका मतलब है उस पर सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, और उसमें ना तो कोई एक्चुअल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, और ना उसमें सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से रेट का कुछ घटना या बढ़ना पॉसिबल हो पा रहा है। तो मेरी बात बताइए, मुझे मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिखाई गई है, और बेसिक हाइड्रोलिसिस मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बेसिक हाइड्रोलिसिस में O- बनता है, तो डेफिनेटली वहां पर जो है वो रो वैल्यू उसकी जो आती है वो आपकी आती है किसमें, एनायन बनता है, तो इसका रो वैल्यू किसमें आता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? ये पेरिसाइक्लिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप एस्टर की करेंगे तो वहां पर भी रो वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, इसलिए रो वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है। बताइए भाई, मुझे बताइए, क्लियर हो गया? अब हम आपको बता चुके हैं, सारे चीज समझा चुके हैं, सारे एग्जांपल भी करा चुके हैं। अब हमारा एक रिएक्शन और आता है, एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें रो वैल्यू चेंज होती है, रिएक्शन के साथ साथ रो वैल्यू चेंज होती है, वो मुझे आपको और बताना है, मुझे वो आपको और बताना है। पहले मुझे बताइए, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई बिल्कुल कंफर्म? और कंक्लूजन आप ये लिख लीजिएगा कि जो जो रो वैल्यू डिसाइड की जाती है वो हमेशा ट्रू इंटरमीडिएट के बेस्ड पे डिसाइड की जाती है, या फिर प्रोडक्ट के बेस पे डिसाइड की जाती है, अगर ट्रू इंटरमीडिएट नहीं है तो कहीं पे। जैसे मैंने अभी आपको NH2 के लिए बताया था
ठीक। और जो ट्रू इंटरमीडिएट अगर बन रहा है कहीं पर, तो ट्रू इंटरमीडिएट पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पड़ता है, और ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो सबस्ट्रेट पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिख लेनी है। ठीक, सब लोग मुझे बताइए, कंफर्म करिए, क्लियर हो गया? फिर मैं आपको एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, देन आपका ये हैबिट खत्म, फिर हम सवाल करेंगे कुछ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब हमारी क्लास जो होगी, अब जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, हम 1 घंटा आपको ये पढ़ाएंगे कुछ, और फिर अगला 1 घंटा जो है आपको हम गेट के हिसाब से, गेट के स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, और उसमें हम कुछ खास खास चैप्टर उठाएंगे, क्लेडन का, करूथर का, जेफेल का, और उनसे सवालों को कलेक्ट करके सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, और थोड़ा आपको आइडिया देंगे कि किस तरह से आपको पेपर में सवालों को करना है। तो 1 घंटे का क्लास पहले शुरुआत में जो होगा वो मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको, और अगला उसके बाद फिर थोड़ा सा 1 घंटा जो पढ़ाऊंगा आपको उसमें कुछ सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये मेरा अगले क्लास से स्ट्रेटजी होगा, मतलब हैबिट खत्म कराना चाहता था मैं इसलिए आपको। चलिए ओके, मैंने सारा चीज बता दिया बेटा। देखो अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो, NH2 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, NH2 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, NH2 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, रुकिए। हाँ ये दूसरा था, ये नॉन लीनियर प्लॉट है। ये मुझे बताइए भाई, क्लियर हो गया सभी के बात, ये जो मैंने अभी बताया? फिर मैं आगे बढ़ूं, यहां से स्टार्ट हो रहा है नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट। अभी तो मैंने आपको लीनियर हैमेट प्लॉट बताया था, अब आपका लास्ट टॉपिक है नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट। नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट आपको और बता दूं, खत्म आपका हैमेट, आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, समझा दिया आपको। मुझे बताइए भाई, प्लीज कंफर्म करिए, फिर मैं नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट आपको क्लियर करूं। यहाँ नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट जो होता है, ऐसा हैमेट प्लॉट जिसमें लीनियर रिलेशनशिप ना मिले आपको, पहले घट रही हो या बढ़ रही हो, रो वैल्यू अगर चेंज होती है रिएक्शन के साथ साथ, तो उसको नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट बोलते हैं। अगर रो वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में चेंज होती है तो, जैसे इसकी रो वैल्यू यहां चेंज हो रही है, ArCOCl की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसकी रो वैल्यू पहले माइनस में है, उसके बाद प्लस में बढ़ रही है, तो नॉन लीनियर हैमेट प्लॉट मुझे आपको बताना है, लास्ट टॉपिक है। भाई प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं बेटा क्या करूं, फिर मैं अब जो है फिर